हेलो एवरीवन। तो आज का क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑन पेज में देखा था। ऑन पेज में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी थी। ऑन पेज में हम लोगों ने जो देखा था वो सबसे पहले था हमारा मेटा टाइटल, है ना, और डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद क्या था, इमेज यानी कि मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, इमेज या आप मीडिया बोल सकते हो। और क्या था, इंटरलिंकिंग, हेडिंग। और इन सब चीजों में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कंटेंट क्वालिटी, स्ट्रक्चर, इसका कंटेंट का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग रिवाइज कर रहे हैं सारी चीजें, इसी वजह से कोई पीडीएफ या पीपीटी नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोगों ने कल देखी थी और वो भी प्रैक्टिकली देखी थी कि हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। इसको जब आप 2 से 3 बार रिवाइज करोगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। 2 से 3 बार रिवाइज करने का मतलब है कि आप 8 से 10 आर्टिकल निकालो कहीं से, चाहे चैट जीपीटी से आप लिखवाओ 8 से 10 आर्टिकल, और उसको ऑप्टिमाइज करो अपने पेज पे। ऑप्टिमाइज करके, हाँ, इन केस अगर जैसे देखो कुछ स्टूडेंट्स के आते रहते हैं क्वेरीज, हमारे पास आते रहते हैं, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि जो है हमें कोई टास्क मिलना चाहिए। आप लोगों में से ही कुछ स्टूडेंट है जो खुद से टास्क करके भेजते हैं अपने बैच कोऑर्डिनेटर्स के पास, वो हमारे पास आते हैं, इवन हम उनको फीडबैक भी देते हैं। राइट, जो असाइनमेंट का, जैसे असाइनमेंट का फीडबैक ईमेल पर जाता है, वैसे उनको फीडबैक भी मिलता है। प्रॉपर हम उनको फीडबैक भी देते हैं कि हाँ आपने ये चीजें बहुत अच्छी की हैं, और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे या इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जो है वो आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो इससे क्या होता है कि आपको रियल टाइम ट्रैकिंग बनी रहती है। बट आप स्टिल अगर ये चीजें सोचोगे कि हर एक चीज, क्योंकि देखो हर एक सिनेरियो नहीं बताया जा सकता क्लास में, राइट। अब अगर आप इंडस्ट्रीज देखने जाओगे तो 1000+ इंडस्ट्रीज तो कॉमन है। अब अगर हम 1000+ इंडस्ट्रीज का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अलग अलग देखेंगे तो 1.5 years तो हमारा इसी में ही चला जाएगा, जबकि फंडामेंटल सबका सेम है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में जो हमारा मोस्ट कॉमन और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, और अदर इंडस्ट्रीज पे, अदर टॉपिक पे हम उसको डिप्लॉय करते हैं। अब आपको चीजें इसीलिए मिली है कि आप उसमें चीजें करते रहो। और दूसरी चीज, जैसे वर्डप्रेस का एक्सेस है आपके पास, आपने कोई आर्टिकल लिखा, उसको ऑप्टिमाइज किया, ऑन पेज किया, हर एक चीज किया, इमेज ऑप्टिमाइजेशन किया, आपने बैच कोऑर्डिनेटर को शेयर कर दिया। अब देखो बैच कोऑर्डिनेटर आपको तुरंत फीडबैक नहीं दे पाएगा क्योंकि उनके पास भी ये अथॉरिटी नहीं होती। वो फिर चीजें हमारे पास आएगी या किसी और ट्रेनर के पास जाएगी, वो उनको बताएंगे कि हाँ ये चीजें इसमें ठीक है, सारी चीजें। तो बस उनके रिप्लाई को, उनके रिवर्ट को वो आप तक भेज देंगे, सेंड कर देंगे। ऐसा नहीं कि वो तुरंत ही बता देंगे। हो सकता है आज आपने दिया हो तो कल बताएं, या फिर डे आफ्टर टुमारो। तो 1-2 दिन में वो आपको बता देंगे। उसपे क्या होता है कि पर्टिकुलर आपको चीजें पता चलती रहती है, कि ट्रैकिंग रहती है कि हाँ आपने कहाँ तक क्या किया, क्या एग्जैक्टली आपने सीख लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले टेक्निकल। तो जैसे हमारे पास कोई कीवर्ड होता है, अब अगर मैंने एक कीवर्ड आपको बताया, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, लेट सपोज हमारा ये कीवर्ड है, राइट। तो इस पे हमने बोला आपको कि आपको 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है, 2000 वर्ड्स का। इज इट पॉसिबल कि विदाउट स्ट्रक्चर में किए हुए आप इस पे लिख पाओ आर्टिकल? आप इस पे 500 वर्ड मैक्सिमम के बाद ब्लैंक हो जाओगे, टोटल ब्लैंक हो जाओगे। आप ट्राई करना इस चीज को, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाना, जो आपका फेवरेट टॉपिक होगा ना आप उसको उठाना। उसमें देखना एक लिमिट होती है, उसके बाद आप क्या करोगे, स्टक हो जाओगे, आप ब्लैंक हो जाओगे कि अब इसके आगे लिखना क्या है एक्चुअल में। तो हम उस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको कंटेंट का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्यों? ताकि हमारा कंटेंट ऑप्टिमाइज रहे, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो कंटेंट की एंगेजमेंट है वो बनी रहे। तो अगर कोई सर्च कर रहा है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो उसका इंटेंशन क्या है, वो ऑनलाइन पैसे अर्न करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है ऑनलाइन, और हमें उसके तरीके बताने हैं कैसे। फिर हम क्या करेंगे, 2000 वर्ड का है तो हम सिंपल क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। अब हमने कल एक फॉर्मूला देखा था, कितने वर्ड का होगा इंट्रोडक्शन इसका, 2000 वर्ड का है कंटेंट, कितने वर्ड का हम इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे। और ये 2000 नंबर कहां से आया, ये भी मैंने आपको बताया था कल कि ये नंबर आएगा कहां से, कंपटीटर से। अगर हमारा 2000 वर्ड का आर्टिकल है तो उसमें हम इंट्रोडक्शन कितने वर्ड्स का लिख सकते हैं, या आइडल इंट्रोडक्शन जो है उसका वर्ड काउंट क्या होगा, जो आइडल इंट्रोडक्शन एक होता है। राइट आंसर हुसैन। आपने सही आंसर किया है, वेट करते हैं।
तोसिम, ठीक है, आप आसपास ही हो। आयशा, हाँ, ठीक है, एक तरीके से। देखो, जिनका 200 है, 200 टू 300 है, ठीक है, उनका सही है। हम एटलीस्ट 10% रखते हैं टोटल वर्ड काउंट का, कि इंट्रोडक्शन जो है 10% रखेंगे और बहुत ही इंगेजिंग रखेंगे, अट्रैक्टिव रखेंगे। स्टार्टिंग में ऐसा आर्टिकल हम स्टार्ट करेंगे कि लाइक आपने जो है, आप बात कर रहे हो उसके बारे में, समझ लो किसी से। अब लेट मी चेक। एक कीवर्ड हम लोग सर्च करते हैं, रेड बुल शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है। तो देखो, अगर हम टॉप 3 में रैंक कर रहे हैं, अगर हम इस पे जाएंगे, आर्टिकल पे जाएंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन, आप देखोगे लाइक आपको स्टार्टिंग में इमेजिन करवाया जा रहा है। इमेजिन यू आर सिटिंग डाउन विद अ फ्रेंड, सिपिंग ऑन अ कैन ऑफ रेड बुल, एंड दे आस्क व्हाट्स दिस शॉर्ट एनालिसिस, SWOT एनालिसिस, थिंग एवरीवन टॉक्स अबाउट, राइट। तो जब आप कोई भी कंटेंट स्टार्ट करते हो तो वो इंगेजिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इन दिस आर्टिकल यू आर गोइंग टू रीड अबाउट इन डेप्थ रेड बुल SWOT एनालिसिस, ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो इंगेजिंग होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि वही इंट्रोडक्शन डिसाइड करता है कि यूजर कंप्लीट आर्टिकल पढ़ने जा रहा है कि नहीं। और कंप्लीट आर्टिकल अगर यूजर नहीं पढ़ रहा है, मान के चलो आपकी वेबसाइट पे 500 विजिटर्स आ रहे हैं और उसमें से सिर्फ 10% ही कंप्लीट आर्टिकल पढ़ रहे हैं, यानी कि 50 से 60 यूजर कंप्लीट आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई भी रीजन हो सकता है। और उसके बाद मैक्सिमम जो रीडर्स हैं वो बाउंस जा रहे हैं, वो दूसरे आर्टिकल पे जा रहे हैं। तो आपका टॉप 5 में कभी भी पेज रैंक नहीं करेगा। ये चीज भी याद रखना, बाउंस रेट मैटर करता है, और गूगल के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। अदर सर्च इंजन का तो उतना नहीं है, बट गूगल के लिए बाउंस रेट बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो यूजर एक्सपीरियंस को फर्स्ट पे रखता है। अगर यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो फिर जो चीजें हैं वो खराब होंगी। नवजीत, 1000 वर्ड का हम कैसे रख सकते हैं इंट्रोडक्शन? हमारा जो टोटल आर्टिकल है वो 2000 वर्ड का है। आप 1000 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन रख दोगे तो अदर कंटेंट्स कहाँ पे जाएंगे? तो अब देखो, हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। स्ट्रक्चर जरूरी क्यों होता है वो भी कल भी हमने डिस्कस किया था, एक बार और बता दे रहा हूँ। हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कितना कर देंगे? 200 टू 50, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो हम इसको टॉप 10 वेज दे देते हैं। टॉप 10 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2024, राइट। हमारी ये क्या हो गई? हेडिंग 1 हो गई। उसके बाद जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी है उनको ये पूरी तरीके से समझ में आएगा नहीं, कल वाली क्लास भी देख लेना। उसके बाद हम 10 पॉइंट्स देंगे इसके अंदर, ठीक है। अब 10 पॉइंट्स हम देंगे तो हम क्या करेंगे? ईच पॉइंट को डिवाइड करेंगे। जैसे फर्स्ट हमने दे दिया ब्लॉगिंग, यूट्यूब, अफिलिएट मार्केटिंग। उसके बाद फिर हमने दे दिया मार्केट रिसर्च, सर्वेज, उबर ड्राइवर, और ऐसे करके जो भी है आपको इस पे एनालिसिस करना ही पड़ेगा एक बार, है ना। आप जाओगे कंपटीटर्स को देखोगे, 4-5 कंपटीटर उठाओगे, उसमें आपको 50 आइडिया मिल जाएंगे और उसमें से टॉप 10 जो होंगे वो आपको सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? 10 हमारे पास हो चुके 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स किस में रहेंगे? H3 में रहेंगे। अब यहाँ पे देखो H1 है, H1 के बाद हमारे पास डायरेक्ट H3 आ गया। रीजन, रीजन इसमें यह है कि बीच में हम कोई
और स्ट्रक्चर नहीं यूज कर रहे हैं, लाइक कोई और ब्रेकडाउन नहीं यूज कर रहे हैं, राइट? अगर आप आर्टिकल को और ब्रेक डाउन कर दोगे, आपने 10 वेज बताया, 10 वेज में से 5 वेज आप ऐसे बताओ कि जिससे डे वन से कोई अर्न कर पाए, 5 वेज आप ऐसे बता दो जिसमें 1 to 2 months लग सकता है। ऐसे करके ब्रेक डाउन कर सकते हो। अगर ऐसे करके ब्रेक डाउन करोगे तो ये वाली हेडिंग H2 में होगी। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली पॉइंट्स दे रहे हो, इस हेडिंग के बाद अगर आप डायरेक्टली पॉइंट्स दे रहे हो, तो हम डायरेक्ट H3 यूज करेंगे। H2 हम कहां भी यूज करेंगे अभी आगे हम देखेंगे। तो हमारे पास 10 पॉइंट है और 10 पॉइंट को हम क्या करेंगे, जितने भी 10 पॉइंट्स हैं इनको जो है 150 वर्ड्स ईच। अब हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉगिंग, एक ये टॉपिक है, उस पर आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं। बहुत इजीली लिख सकते हो। हाउ टू मेक मनी विद यूट्यूब, 150 वर्ड्स लिखने हैं, आप बहुत इजीली लिख सकते हो, है ना। अगर आपको डायरेक्ट बोला गया यहाँ पे कि आप 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखो, तो ये डायरेक्ट आपके लिए टफ हो जाएगा। बट अगर आपने स्ट्रक्चर कर लिया तो अब देखो आपकी कंटेंट की क्वालिटी जो है वो इनहेंस हो रही है, और इसके साथ ही आपको कंटेंट राइटिंग करने में ना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, 1500 ये हो गया टोटल। उसके बाद हमारा 200 to 250 क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन है, और इतना ही हम रख लेंगे 200 to 250 हमारा कंक्लूजन। अब कंक्लूजन जो है उसको हम क्या करेंगे, H2 में कर देंगे। क्यों? क्योंकि H2 हमने बीच में नहीं यूज किया है इसमें, तो हम H2 में कर देंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है आपका, जो कि कल हमने और डिटेल में डिस्कस किया था हर एक चीज को, ठीक है। अगेन फिर हम आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग टेक्निकल। अब जिनको कंफ्यूजन होगी वो कल वाली क्लास जाके देख लेना। अब हमारे पास ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन सारी चीजें होंगी। अब हम लोग देख लेते हैं टेक्निकल में क्या क्या चीजें हैं, कैसे, और कुछ टर्म्स होते हैं टेक्निकल के जो कि आपको बस समझना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस समझना है। वर्डप्रेस में हमें कहीं भी कोई कोड इंप्लीमेंट नहीं करना होता, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल। ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो ऑन पेज का ही पार्ट होता है, बट बहुत लोग इसको अलग भी करके देखते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। अगर कोई बोल रहा है कि ऑन पेज अलग है टेक्निकल अलग है, तो ठीक है, आप बोल सकते हो ऑन पेज अलग है टेक्निकल अलग है, वो टेक्निकली वो भी सही है। तो टेक्निकल में हम लोग सबसे पहले एक वर्ड है। अब अभी जो लोग भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो थोड़ा सा पॉज कर लो अभी आप, हुसैन, ठीक है। लास्ट में हम लोग ना क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर फोकस करते हैं टेक्निकल। देखो इसमें एक टर्म है स्कीमा मार्कअप, और एक टर्म आता है इसमें स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। स्कीमा मार्कअप और स्ट्रक्चर डेटा, ये क्या होता है? देखो बेसिकली अगर हम देखेंगे दोनों एक ही हैं। आपको पता होगा जब गूगल आपके पेज को क्रॉल करता है, लेट सपोज हम अपनी लास्ट वाली पोस्ट को ओपन करते हैं, और हम इसके जो है सोर्स कोड में जाते हैं। सोर्स कोड में तो गूगल जब क्रॉल करता है आपको, तो वो क्या करता है, आपके इस वाले पेज को क्रॉल करता है, इस वाले पेज को क्रॉल नहीं करता, है ना। वो आपके सोर्स कोड को क्रॉल करता है, उस पेज के, इसको क्रॉल करता है। तो इसमें क्या है, गूगल के क्रॉलर को जो आपका पेज ये वाला दिखता है वो इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इस पेज में क्या है, इस पेज में हमने डिस्कस किया है 10 ways अबाउट हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉगिंग इन 2024, राइट।
अब यहाँ पे देखोगे एक टैग भी आ रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बाई रैंक मैथ, राइट, एक टैग ये आ रहा है। डिस्क्रिप्शन क्या है, मेटा टाइटल ये हो गया आपका। डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन ये हो गया। रोबोट्स क्या है, रोबोट्स इन द सेंस कि क्रॉलर अलाउड है नहीं है, ये यहाँ पे आपको पता चल गया। कैनोनिकल क्या है, कैनोनिकल इन द सेंस क्या होता है, देखो कुछ पेजेस होते हैं HTTPS पे होते हैं, कुछ HTTP पे होते हैं, कुछ www पे होते हैं, कुछ नॉन www पे होते हैं। तो ये कैनोनिकल अपने आप इंक्लूड कर देता है, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन हैं, कंटेंट टाइप क्या है, ये आर्टिकल है ना, या कोई प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे पता चल जाता है। तो यहीं से जो डेटा है वो डेटा उठा के गूगल को पता चलता है, इसी डेटा से गूगल को पता चलता है कि वो एक्चुअल में क्या चीजें हैं उस पेज के अंदर। जो सबसे पहला क्रॉल होता है वो आपके हेडर में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, या जो मेटा डेटा होता है, इसको हम बोलते हैं मेटा डेटा इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्रॉल आपका ये होता है। तो इसी में हम एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटा या स्कीमा मार्कर। इससे क्या होता है, इसमें हम गूगल को बताते हैं उस पेज के बारे में और ज्यादा डीप में। अभी जैसे हमने देखा बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे है सारी, और एक स्पेशल इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंक्लूडेड है, दैट इज आर्टिकल, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि स्कीमा ऑलरेडी सेटअप होगा इसमें, तो देखो यहाँ पे स्कीमा भी है, ये आप देखोगे स्कीमा का टैग आपको यहाँ पे दिखेगा। वेट अ सेकेंड, ठीक है, ये देखो आपको ये स्कीमा का टैग यहाँ पे दिखेगा। अब आपको इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या लिखा है। अगर आप समझोगे ये फॉर्मेट, इसको हम बोलते हैं जेसॉन फॉर्मेट, ठीक है, डॉट जेसॉन। तो जेसॉन फॉर्मेट जो होता है ये इसी में डिजाइंड होता है, ये जेसॉन फॉर्मेट है, ठीक है। अब इसमें आपके आर्टिकल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लाइक आप देखोगे लैंग्वेज, टाइप, है ना, और उसके बाद URL, फीचर्ड इमेज, हाइट उसकी, और कैप्शन, हर एक चीज यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो गूगल को वो अलग अलग क्रॉलर को अलग अलग हार्ड वर्क करने की बजाय उसको एक ही जगह पे अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उसको बहुत ही इजी होगा चीजों को अंडरस्टैंड करना। प्लस में इसमें हम क्या करते हैं, और एडिशनल इंफॉर्मेशन हम ऐड कर सकते हैं, लाइक एज मान के चलो हमारा कोई प्रोडक्ट का पेज है, अभी हमने अभी तक ब्लॉग का देखा, जब आप ई कॉमर्स में देखोगे तो हो सकता है ये प्रोडक्ट का पेज हो, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट हो, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट हो, ये URL पे कोई प्रोडक्ट हो, राइट। तो अगर ये प्रोडक्ट का पेज है तो हम प्रोडक्ट का स्कीमा यूज कर लेंगे, और इससे गूगल को पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट का है, तो वो उसको फिल्टर आउट कर देगा ई कॉमर्स में। तो ई कॉमर्स में देखो गूगल का जो एंड गोल होता है वो क्या होता है, अपने यूजर्स को जो वहां पे सर्च कर रहे हैं गूगल में जाके, उनको बहुत ही अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देना, लाइक वो जिस चीज के बारे में सर्च कर रहे हैं उनको वो चीज मिल जाए, राइट। तो अगर गूगल को पता चला कि आपका ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का पेज है, तो वो वहां पे इसको शो करेगा सबसे ज्यादा जहां पे प्रोडक्ट के रिलेटेड सर्च हो रहे होंगे। और इसमें बेनिफिट किसका है, बेनिफिट आपका है। क्यों, क्योंकि भाई आर्टिकल की जगह अगर आपका प्रोडक्ट शो होगा तो कोई आर्टिकल ढूंढ रहा है तो आपके प्रोडक्ट को देखने तो जाएगा नहीं, वो परचेज ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल ढूंढ रहा है वो कोई प्रोडक्ट क्यों परचेज करेगा। बट अगर वहीं पे देखें कि अगर कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा है और आपने आपका जो स्ट्रक्चर डेटा है, स्कीमा मार्कअप करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड है, दैट मीन्स कि गूगल आइडेंटिफाई कर लेगा इसको कि ये प्रोडक्ट है, और इसको प्रोडक्ट वाली कैटेगरी में डाल के इसकी जो सही जगह होंगी वहां पे पहुंचा देगा इसको, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा भी बेनिफिट होता है। गूगल का क्या बेनिफिट होता है, वो अपनी यूजर को एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे पाता है, प्लस में उसको उसके लिए जो चीजें हैं वो इजी हो जाती हैं, राइट। अब इसके पीछे अगर टेक्निकली आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है वो यही है। टेक्निकली आप देखने जाओगे तो डेफिनेशन वगैरह इसकी और वो सारी चीजें आपको गूगल से मिल जाएंगी, बट जो कोर कॉन्सेप्ट है उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है, राइट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है या आपके माइंड में बैठ गया तो अगर कोई पूछेगा स्कीमा मार्कअप या स्ट्रक्चर डेटा
तो आप अपनी तरफ से भी आंसर बना के बता सकते हो उसको। ठीक है। अब ऐसे ही प्रोडक्ट के रिलेटेड बहुत सारी होती हैं, लाइक प्रोडक्ट हो गया आपका, जॉब हो गया, जॉब का पेज है तो, कोर्स का पेज है तो कोर्स हो गया, रिव्यू का पेज है तो रिव्यू हो गया, और इसके अलावा लाइक बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज अगर आप डिफाइन करते हो, लाइक एक आर्टिकल में या एक पेज पर आप एक से ज्यादा स्कीमा मार्कअप यूज कर सकते हो, है ना। एक से ज्यादा आप यूज कर सकते हो, एक या एक से ज्यादा आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप एक ही यूज कर पाओगे या दो यूज कर पाओगे। अब चलते हैं, देखते हैं हम लोग, कोई हम लोग सर्च करते हैं गूगल पे कीवर्ड, राइट। लाइक हम मार्केटिंग 91 का ले लेते हैं और इसमें हम चलते हैं, और गूगल पे हम लोग सर्च करेंगे स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर। सेकेंड ऑप्शन आपको आएगा developers.google.com, और उसके बाद आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ऐसा कुछ पेज ओपन होगा। आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, रिच रिजल्ट टेस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप यहाँ पे जो है यूआरएल एंटर करने का ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ पे यूआरएल डाला और टेस्ट कर लिया। अब आपको आपके कंपटीटर को कैसे पता चलेगा कि लाइक आपके कंपटीटर ने कौन सा स्ट्रक्चर डेटा यूज किया है, टॉप पे रैंक कर रहा है, क्या चीज है, आप कैसे निकालोगे? आप यहां से निकालोगे उनको। हमने ऑन पेज में कैसे कैसे कहां से निकालना है हमने बात कर लिया। अब हमें जो है वो टेक्निकल में कहां कैसे निकालना है, हम यहां से निकालेंगे। अब देखो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर डेटा यूज हुए हैं। आर्टिकल यूज हुआ है एक तो, ब्रेडर क्रम यूज हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन, साइट लिंक, सर्च बॉक्स, ये 4 स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा यूज हुए हैं इसमें। ठीक है। अब इन चारों को आप लोगों को रैंक मैथ प्रो मिलेगा तो उसमें ये सारे ऑप्शंस इनेबल होंगे। तो आप इनको जाकर यहाँ पे जब आप जाओगे स्क्रॉल करोगे एसईओ में, तो एसईओ में अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे, राइट। कल हमने बात की थी एक तरीके से जनरल की, जिसमें जनरल में हमने देखा था मेटा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, है ना, ये सारी चीजें। उसके बाद आपका आता है हमारा एडवांस्ड का, जिसकी अभी हम बात करेंगे, और उसके बाद हमारा आता है स्कीमा। तो यहाँ पे स्कीमा वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल स्कीमा मिलेगा। देखो स्कीमा जनरेटर पे जाओगे, अब आप यहाँ पे देख रहे हो आर्टिकल, बुक, कोर्सेज, डेटा सेट, इवेंट, एफएक्यूज, फैक्ट चेक, हाउ टू, जॉब पोस्टिंग, मूवी। लाइक अगर आपका वो पेज पर्टिकुलर किसी मूवी का है या मूवी रिव्यू का है, ऐसा है, तो आप ये स्कीमा यूज कर सकते हो। म्यूजिक, पर्सन, पॉडकास्ट, प्रोडक्ट, रेसिपी, रेस्टोरेंट, सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, वीडियो। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं, राइट। तो आप इनमें से कोई भी स्कीमा यूज कर सकते हो या मल्टीपल स्कीमा यूज कर सकते हो। ये बहुत सारे स्कीमा है जो आपको नॉर्मल में नहीं मिलते, वो आपको प्रो में ही मिलेंगे, और ये रैंक मैथ का प्रो आप लोगों को मिल जाएगा और 1-2 दिन में ही मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये आपको मिलते हैं प्रो में। ठीक है। ये जैसे आपको नॉर्मल में मिल जाएंगे, उसके बाद आपका जो प्रो है, लाइक फैक्ट चेक, पॉडकास्ट, ये सब आपको मिलेंगे प्रो में। ठीक है। तो आप यूज कर सकते हो। अब किसी एक स्कीमा पे चलते हैं, लाइक हम चलते हैं कोर्स पे। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट आपको क्या है कि ये स्कीमा आपका जनरेट करके ऑटोमेटिक कोड इंप्लीमेंट कर देगा आपके बैकएंड में। आपको कुछ भी मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कुछ यहाँ पे डिटेल्स होंगी जो आपको फिल आउट करनी होगी,
और वो इम्प्लीमेंट कर देगा। तो जैसे टाइप कोर्स है, हेडलाइन आपका क्या है, एसईओ टाइटल। एसईओ टाइटल क्या होगा आपका, मेटा टाइटल जो हमने सेट किया था। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली मेटा टाइटल आपका कैप्चर कर लेगा। ये चीज याद रखना। राइट। आयशा, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन वंस। यहाँ से सारी चीजें ठीक है। तो अगर आपने इसको डिफॉल्ट इम्पटी छोड़ दिया तो आपका एसईओ टाइटल यहाँ से वो पिक कर लेगा। उसके बाद रिव्यू लोकेशन। रिव्यू लोकेशन पे आप जाओगे तो देखो, कस्टम शॉर्ट कोड आप यूज कर सकते हो, या फिर शॉर्ट कोड इन द सेंस कि आपको ये एक शॉर्ट कोड जो है जनरेट होता है, ये ठीक है। ये शॉर्ट कोड आपको आर्टिकल में या कंटेंट में यूज करना है, जहां पे आप इसको यूज करना चाहोगे। बट हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट करेंगे एबव कंटेंट या फिर बिलो कंटेंट। हमने बिलो कंटेंट कर दिया। डिस्क्रिप्शन, एसईओ डिस्क्रिप्शन यानी मेटा डिस्क्रिप्शन अपने आप आ जाएगा। अब कोर्स प्रोवाइडर कौन है, ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन। तो ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन, नहीं तो पर्सन। कोर्स प्रोवाइडर नेम, मैं यहाँ से पर्सन सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से जो है अपना नाम डाल देता हूँ। कोर्स प्रोवाइडर यूआरएल, जस्ट मैं अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। कोर्स मोड, ऑनलाइन, ऑन साइट, ब्लेंडेड। ऑनलाइन हमने डाल दिया। कोर्स वर्कलोड, अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्कलोड। अब इसका एक टाइम फॉर्मेट होता है, देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है 8601 फॉर्मेट। तो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इसको, गूगल पे जाएंगे अगेन, ठीक है। कन्वर्टर हमने सर्च किया और देखते हैं यहाँ पे। लाइक हमें आईएसओ नहीं चाहिए। लाइक टाइम स्टैम्प जनरेटर। एक बार हम चलते हैं बैक अपने स्कीमा में। तो एक कन्वर्टर आता है एक्चुअल में, शायद नहीं, कोई बात नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, जो ये 22 है, ये रेफर करता है वीक्स को। और या फिर रुको मैं एक सेकेंड, एक कन्वर्टर में देख ही लेता हूँ।
राइट, देखो सिंपल है ये। अगर हम यहाँ पे PT 22H अगर यूज करते हैं, दैट मीन्स 22 आवर्स। PT रेफरेंस होता है आपका टाइम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें 3 मंथ्स यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से आगे P हमारा यूनिवर्सल है, और यहाँ पे 3, और उसके बाद मंथ। जस्ट 2, 3 और टाइम, लाइक 3 मंथ हमें करना है, 6 मंथ हमें करना है, 3 की जगह पे हम लोग 6 यूज कर लेंगे। अगर हमें आवर्स में यूज करना है, कोर्स वर्कलोड इन द सेंस कि वर्कलोड क्या है, टोटल कोर्स का वर्कलोड क्या है। ड्यूरेशन अगेन 8601 फॉर्मेट में चाहिए, तो हम क्या करते हैं, P3M सेम यूज कर लेते हैं। रिपीट काउंट, रिपीट फ्रिक्वेंसी, लाइक 4 मंथ्स में जो रिपीट फ्रिक्वेंसी है, लाइक अभी जिसने ज्वाइन किया है, फिर वो नेक्स्ट अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कब, तो हमने क्या किया, 3 मंथ का है तो हम यहाँ पे 3 यूज कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। ये होगा मंथली। स्टार्ट डेट आपको एम्प्टी छोड़ देना है, एंड डेट एम्प्टी छोड़ देना है, या अगर आप स्पेसिफिक सेट करना चाहते हो, क्योंकि बार बार आपको आके यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हर बार, ठीक है। अगर ऑफर है तो आप यहाँ पे लाइक कैटेगरी, पेड, प्राइस, लेट सपोज 2999, करेंसी INR, रेटिंग 4.9। ये रेटिंग आपकी कुछ टाइम के लिए विजिबल होती है, जैसे आपने 4.9 डाल भी दिया तो ऐसा नहीं कि आपका 4.9, अगर आपके जो है गूगल पे या दूसरे अदर प्लेटफॉर्म पे रेटिंग आपकी ज्यादा है या कम है, तो उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट होता है। तो अभी हम यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और अपडेट कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस पेज का स्ट्रक्चर डेटा चेक करते हैं, स्कीमा मार्कअप या स्ट्रक्चर डेटा हम लोग इसको चेक करते हैं एक बार, ये सही से इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ये दोनों चीजें देखनी है, ये सही से इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। देखो हमारे पास आ गए ब्रेडर क्रम, कोर्स लिस्ट इन्फो, कोर्स इन्फो, रिव्यू स्निप। देखो यहाँ पे सारे ग्रीन है, दैट मीन्स यू आर गुड टू गो। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके स्कीमा में जाके कुछ चेंजेस कर देता हूँ। फॉर्मेट में हमने चेंज कर दिया, टाइम फॉर्मेट में। अब इसको हम अगेन दोबारा से यहाँ पे जो रिलोड वाला आइकन दिख रहा है, यहाँ से हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। नहीं, स्टिल अभी अपडेट नहीं हुआ है। लाइक हमने ड्यूरेशन में किया था, कोर्स वर्कलोड में हम करके एक बार देखते हैं। अगर डेटा कहीं से भी आपका एरर है
तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर वैलिडेटेड नहीं है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा वो। देखो यहाँ पे आ गया। नॉन क्रिटिकल इशू। अब जैसे अगर कुछ चीजें आप रिमूव कर दोगे कंप्लीटली उस पेज से जाके, तो उसमें क्या होगा, फिर ये पूरा एरर हो जाएगा, है ना। तो ये अभी कुछ ऐसा है कि ये नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ये इग्नोर किया जा सकता है एक टाइम के लिए। बट इससे क्या होता है कि इससे स्ट्रक्चर डेटा पे आपके इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने एक छोटी सी मिस्टेक जो है वो इग्नोर कर दी और आपके कंपटीटर ने इसको बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तो प्रेफरेंस तो आपके कंपटीटर को मिल जाएगी, है ना। ये चीज है। तो यहाँ पे देखोगे आप, क्लियरली लिखा हुआ है कोर्स वर्कलोड जो है वो सही फॉर्मेट में नहीं है, 8601 फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है। तो ये होता है हमारा स्कीमा। एक बार जो और चीजें हैं वो देख लेना आप, कुछ ऐसी रेटिंग भी आपको शो करती है। अब एक बार जो चीजें हैं उसको ना आप लोग एक बार देख लेना, जो अदर स्कीमा है सेम लगभग ऐसे ही सारे काम करते हैं। आपको वहां पे दिया भी रहेगा, जैसे अभी आर्टिकल में जाते हैं तो आर्टिकल में कुछ नहीं होता, बस इतना ही स्कीमा है इसका, सिंपल। आर्टिकल टाइप सेव कर दिया हमने क्योंकि ये आर्टिकल ही है, और अपडेट कर दिया। और आपको गलत स्कीमा, रॉन्ग स्कीमा का भी यूज नहीं करना है। ठीक है। उससे क्या होगा कि गूगल को तो पता लग ही जाएगा कि आपका पेज किसी और चीज के बारे में, स्कीमा जो स्ट्रक्चर डेटा आपका किसी और चीज के बारे में, तो उससे लॉस आपका ही होगा। तो ये होता है हमारा स्कीमा स्ट्रक्चर, और या फिर स्ट्रक्चर डेटा। इसके अलावा एक टर्म आती है हमारी पेज लोडिंग स्पीड, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट होती है। उसको हम कैसे चेक करते हैं? देखो, या तो हम जीटी मैट्रिक्स से चेक कर सकते हैं पेज लोडिंग स्पीड, या फिर हम जाएंगे पेज स्पीड डॉट वेब डॉट डेव। ये क्या है? ये है गूगल का ऑफिशियल एक टूल है जिससे आप रियल टाइम डेटा एनालाइज कर सकते हो। सिंपल, मैंने यूआरएल पुट किया, रिफ्रेश किया, और थोड़ा सा वेट करते हैं इसमें। देखो यहाँ पे कंप्लीट परफॉर्मेंस आ जाएगी। ठीक है। ये परफॉर्मेंस जो है आपके कंपटीटर से अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। जो भी परफॉर्मेंस है आपके कंपटीटर से अच्छी होनी चाहिए, इंप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा परफॉर्मेंस 78 है, एक्सेसिबिलिटी 88 है। डेस्कटॉप में जाके आप देखोगे यहाँ पे तो चीजें और ठीक है और इंप्रूव होंगी, राइट। अब एसईओ यहाँ पे 100 शो कर रहा है, इसका ये मतलब मत निकालना आप लोग कि ये 100% एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है 100%, नहीं। ये स्कोर किसका है? ये स्कोर है कि आपकी जो वेबसाइट है वो 100% एसईओ फ्रेंडली है, आप एसईओ कर सकते हो। ये भी जो ये स्कोर है अगर 80 के एबव है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 80 प्लस है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 80 से थोड़ा सा अगर कम है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आप जो है इशू क्रिएट हो रहा है। अब इसमें आप अगर जाओगे देखोगे, google.com का हम देखते हैं, सिंपल। तो कोर वेब वाइटल्स आप देखोगे फेल्ड है, नहीं है। उसके बाद रियल टाइम डेटा ये अभी फेच कर रहा है, तो फिर जैसे ही इसका आउटपुट आता है तो उसका भी हम लोग देखते हैं। 71, 78, 100, 83।
गूगल के होम पेज का है। तो हम गूगल को, ऐसा तो है नहीं कि हम गूगल को कंपटीट करने यहाँ पे बैठे हैं, है ना। उनके पास दुनिया के सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सर्वर इंजीनियर्स हैं, दुनिया के सबसे अच्छे सर्वर्स उनके पास हैं। उसके बाद भी वो यहाँ पे हैं। दैट मीन्स कि आपको परफेक्शन के लिए अगर आप जाओगे कि 100% परफेक्ट चाहिए मुझे, टोटल सब 100 होना चाहिए, कभी हो नहीं पाएगा। उसके पीछे नहीं भागना है आपको। भाई आप एग्जाम देते हो, आप बस ये सोचो, आप एग्जाम देते हो ना, तो आप क्या सोचते हो? लेट सपोज आउट ऑफ 100 आपके 75 मार्क्स आते हैं। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये एक तरीके से आप सोचोगे तो आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, आउट ऑफ 100 आपके 75 आए, तो आप ये सोचोगे कि जो कट ऑफ है या जो मेरिट है वो 70-72 तक चली जाए तो ठीक है। या आप यही सोचोगे कि 75 है ना, तो जो भी लोग हैं वो 75 से नीचे ही रहे, जो अदर स्टूडेंट्स हैं। सेम आपको यहाँ पे करना है। अगर 40-50 वाले टॉप 3 में रैंक कर रहे हैं तो आपको 80 ले जाने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप 60 लेके चले जाओ, दैट्स इट, इनफ है। जब हम 40-50 के साथ कंपटीशन होता है और हम लोग क्या करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में हम 100 जाने की कोशिश करते हैं कि हम तो हिस्ट्री बना देंगे पूरी। इन दैट केस क्या होता है कि वो ओवर ऑप्टिमाइजेशन होता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, स्ट्रेटेजी गलत होती है, रैंकिंग नहीं आती। तो आपको जो भी मूव लेना है, वो मूव लेने से पहले आपको एक बार नजर डालनी है अपने कंपटीटर्स पे, उनकी मूवमेंट क्या चल रही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? एक देखा हमने स्कीमा स्ट्रक्चर और हमने देखा पेज लोडिंग स्पीड। ये दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे ऑफ पेज और एक दो चीजें और हैं टेक्निकल में, वो चीजें हम लोग देखेंगे। वो लाइक इजी हैं, उन चीजों को आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको चेक करना है। और चेक कैसे करना है, क्या चीजें ठीक है उसके लिए, क्या चीजें ठीक नहीं है, उन चीजों पे आपको ध्यान देना है। आपको इन चीजों पे नहीं ध्यान देना है कि उसको परफॉर्म कैसे करना है, क्योंकि वो टेक्निकली थोड़ा सा डीप होती है और उसके लिए फिर आपको कोडिंग तक जाना पड़ता है, राइट। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस जैसे सीएमएस के साथ हो तो आप इजीली कर सकते हो, और इसमें प्लगइन्स हैं वो आपके लिए अपने आप ही कर देते हैं ये सारी चीजें। तो यहां तक क्लियर है सबको? डिपेंड करता है कंपटीटर पे, 70 है, 80 है, 50 है, 60 है। अब हम लोग क्वेरीज पे आ सकते हैं। देखो, हुसैन की एक क्वेरी थी, ब्लॉग बनाने का फायदा क्या होता है। ब्लॉग में जो हम कंटेंट लिखते हैं वो होते हैं इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव इन द सेंस कि कोई भी कस्टमर है वो इंफॉर्मेशन लेने आ रहा है, और ये कंटेंट जो होते हैं वो इजी टू रैंक होते हैं। यानी कि एज कंपेयर टू पेज, जो आपका पेज का कंटेंट होगा, जैसे आपका सर्विसेज का जो सेक्शन होगा, उसको रैंक कराने के लिए आपको हो सकता है 2 से 3 साल भी लग जाए तो भी रैंक ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका इंटेंशन अलग होता है, कंटेंट टाइप अलग होता है। तो इंफॉर्मेटिव होते हैं ब्लॉग। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में एक कीवर्ड आज भी देखा था, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, है ना। और जो कल आपको कीवर्ड्स मिले थे वो भी इंफॉर्मेटिव ही थे। तो ये इजी टू रैंक होते हैं थोड़े से, अगर आपने क्वालिटी कंटेंट और एक स्ट्रेटेजी बना के काम किया तो इजी टू रैंक होते हैं। अब कोई सर्च कर रहा है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इंटेंशन क्या है उसका, वो ऑनलाइन पैसे कमाना चाहता है, सिंपल इंटेंशन है। तो ये इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है,
कि मुझे पैसे कमाना है ऑनलाइन, लेकिन मैं कमाऊं कैसे, ये इन्फॉर्मेशन वो सर्च कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल आपने रैंक करवा दिया, रैंक हो गया। अब यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं आपको पता है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, यही है जिनका इंटेंशन पैसे कमाना है ऑनलाइन, इनका इंटेंशन। अब आपने क्या किया कि आपने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया या आपने कोई वेबिनार रखा, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे उसको प्रमोट कर सकते हो, वेबिनार को प्रमोट कर सकते हो इन द सेंस कि यहाँ पे आपने कॉल टू एक्शन या बैनर लगा दिया, है ना। और यहाँ पे आपने जो है बता दिया कि प्रैक्टिकली अगर आप सीखना चाहते हो, या आपने ऐसा कुछ बता दिया कि लाइक अगर आप वीडियो फॉर्म में सीखना चाहते हो या आपको कंप्लीट गाइड चाहिए, तो इसमें मेरी एक्सपर्टीज है और मैं एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ जिसकी कॉस्ट जो है वो समथिंग एबीसी अमाउंट है। तो अगर इस पे 1000 विजिटर्स आते हैं, और 1000 विजिटर्स आते हैं टोटल पूरे मंथ में, और 100 टू 200 ने भी अगर आपके वेबिनार में पार्टिसिपेट कर लिया, तो अगर आप किसी से मान के चलो 100 INR चार्ज कर रहे हो, 100 रुपए चार्ज कर रहे हो, तो अगर 100 ने भी पार्टिसिपेट किया तो टोटल ये आपका 10K हो जाता है। ठीक है, ये आपका पहला एग्जाम्पल, ब्लॉग क्यों बनाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मैं बार बार सर्च कर रहा हूं हाउ टू सेल माई ओल्ड कार या हाउ टू परचेज यूज्ड कार, मैं ये सर्च कर रहा हूं, तो इस पे आर्टिकल ही मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप इस पे हाउ टू परचेज या हाउ टू सेल माई ओल्ड कार, इस पे आपने एक प्रॉपर लैंडिंग पेज बना दिया। लैंडिंग पेज तो काम नहीं करेगा क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव कीवर्ड है, इनका इंटेंशन है इंफॉर्मेशन। इनको लैंडिंग पेज से, डिजाइन से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। यूजर एक्सपीरियंस सही होना चाहिए और कंटेंट क्वालिटी मिलनी चाहिए, बस दैट्स इट, इनका इंटेंशन यही है। तो आपने अच्छा सा आर्टिकल लिखा हाउ टू सेल माई ओल्ड कार। अब कोई हाउ टू सेल माई ओल्ड कार पे आ रहा है, अगर इस पे आ रहा है कोई, तो 99% चांसेस हैं कि वो अपनी कार को सेल करना चाहता है। अब आपकी कार डीलरशिप है, अब भाई कार डीलरशिप है या कार से रिलेटेड कोई बिजनेस है, तभी तो आपकी कार से रिलेटेड वेबसाइट है और तभी आप कार से रिलेटेड ब्लॉग लिख रहे हो, तभी ने आपने कार से रिलेटेड ब्लॉग बनाया। तो ये इनडायरेक्टली कौन होते हैं, ये इनडायरेक्टली आपके कंपटीटर होते हैं, सॉरी, ये इनडायरेक्टली आपके कस्टमर होते हैं, यूजर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज अगर आप ध्यान में रख रहे हो कि आप अगर ब्लॉग, आप बिजनेस के साथ, जो मैक्सिमम बिजनेस वेबसाइट है आप उनमें देखोगे ब्लॉग का सेक्शन होता है, तो अगर ये चीज आप ध्यान में रख के डिजाइन कर रहे हो ब्लॉग को, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। और यही रीजन है कि हम ब्लॉग बनाते हैं। लैंडिंग पेज, अगर आपने एक लैंडिंग पेज क्रिएट किया, वो किसके बारे में है, सेल योर यूज्ड कार, पूरा आपने डिजाइन किया, टेस्टिमोनियल वगैरह सारी चीजें यहाँ पे दे दी, बट ये रैंक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गूगल को भी पता है ये प्रमोशनल है, बट आपने ये सेलिंग सेलिंग कार्स, बाइंग कार्स, इनके कीवर्ड निकाले और इन पे आर्टिकल भी बनाया, ब्लॉग भी बनाया, तो वो सब जल्दी जल्दी रैंक करेंगे और वहां से ट्रैफिक आएगी। तो वहां पे आप कॉल टू एक्शन या इंटरलिंकिंग करके यहाँ पे ट्रैफिक आप ला सकते हो ऑर्गेनिक, और इससे रिलेटेड जो ट्रैफिक आएगी वो आपकी ऑडियंस ही होगी, वो आपके फ्यूचर कस्टमर होंगे एक तरीके से, इसलिए हम ब्लॉग बनाते हैं। देखो, ब्रेड क्रम जो होता है वो एक तरीके से आपका नेविगेशन, एक तरीके से आप नेविगेशन बोल सकते हो, होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे आप ब्लॉग में गए हो, तो ब्लॉग में क्या होगा, ब्लॉग में सिंपल सा
कोई एक कैटेगरी होगी, है ना? अगर हम देखेंगे ब्लॉग में तो कोई एक कैटेगरी होगी। देखो जैसे इसको बोलते हैं कि अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये है ब्रेडर क्रम। होम, होम के अंदर हम लोग आए हैं अनकेटेगराइज्ड, उसके बाद हम लोग आए हैं हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉगिंग। ये है आपका ब्रेडर क्रम। नेविगेशन में थोड़ा सा हेल्प करता है। अर्श, ये चीजें हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। आपने शायद पहली जो पहले हम लोग की वर्डप्रेस की क्लासेस हुई थी आपने उसमें नहीं देखा। प्लीज आप जाके एक बार पहले उसको रिवाइज कर लो। जिन जिन लोगों को ये बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्लीज आप एक बार उसको रिवाइज कर लो। वो सिंपल देखो पब्लिश्ड है, उसमें पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे स्पेशल कुछ किया, मैंने सिंपल एक आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल ऐड हो गया। अर्जुन, जितने प्रकार की आप सोच सकते हो उतने प्रकार की वेबसाइट हम बना सकते हैं, लेकिन हम वेबसाइट बना सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना, एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन में। आयशा, शायद आप कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एज। एक्चुअली एज में यूज करता हूँ। रीजन उसका ये है कि क्रोम से अच्छा ब्राउजर है, और क्रोम क्या है ना कि गूगल का है, तो वो ट्रैकिंग और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है उसमें, कुकीज वगैरह, वो बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं ऐड वगैरह को लेके। अब फोन में आप एक बार देख लेना प्ले स्टोर पे, बाकी तो ऐप स्टोर पे है। आईओएस यूजर के लिए, आईफोन के लिए तो है मेरे पास। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बैकलिंक बनाने की जितनी भी एक्टिविटी आप लोग करोगे ना, एज पे करोगे या फिर फायरफॉक्स पे करोगे। हाँ है तो, प्ले स्टोर पे है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो जिनको करना होगा। बाकी अपनी प्रेफरेंसेस है। देखो, बैकलिंक वगैरह बनाने के लिए हम लोग क्यों जो है क्रोम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि क्रोम गूगल का खुद का है और सॉलिड फुटप्रिंट है, और क्रोम का डेटा यूज होता है, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना। क्रोम का डेटा यूज होता है। क्रोम का डेटा कैसे यूज होता है, ये गूगल ने खुद ही बताया है कि वो उनका जो रैंकिंग फैक्टर है ना, वो क्रोम से बहुत सारा डेटा भी कैप्चर करते हैं अलग अलग यूजर्स से। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। सुमित, पहले आप एक बार ना कंप्लीट आप क्वेरी सेंड करो। डुप्लीकेट कंटेंट का यूआरएल कैसे बनेगा, मैं समझा नहीं। देखो, यूआरएल एक होता है आपका परमालिंक होता है, ठीक है? तो अब जैसे कोई भी है, कोई भी पोस्ट है, उसका परमालिंक आप यहां से एडिट कर सकते हो। सिंपल ये वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे एडिट का, आप एडिट कर सकते हो। याद रखना, आपको पब्लिश करने से पहले ही एडिट करना है। अगर आप पब्लिश के बाद एडिट करते हो तो ये एसईओ पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो बेटर देन आपको पब्लिश करने से पहले ही जो फाइनल यूआरएल वगैरह है वो सब रिव्यू कर लेना है। कोई भी यूज कर लो, बट कुछ एक्टिविटीज के लिए हम लोग जो है दूसरे ब्राउजर्स यूज करेंगे, तो उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को। बाकी देखो, पहले वो आता था इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो डिफॉल्ट ब्राउजर होता था।
है ना? तो उसमें भी इवन देखो मैं एज जो है ना वो बहुत काफी टाइम से, जब से ये आया था उसके बाद से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। जब इंटरनेट एक्सप्लोरर अपडेट हुआ था फिर उसके बाद एज आया था, माइक्रोसॉफ्ट एज, तब से मैं एज यूज कर रहा हूँ। मुझे यूजर एक्सपीरियंस इसका काफी अच्छा लगता है। अभी कोई भी यूआरएल किसी भी वेबसाइट में नहीं यूज करना है। हॉस्टिंगर एक सर्वर प्रोवाइडर है। हॉस्टिंगर आपको एक शेयर्ड होस्टिंग प्रोवाइड करता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे एसईओ को फाइनल करेंगे।